गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हो तुम लोग? हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था पोजीशन वेक्टर और एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, एचसी वर्मा से कुछ एक्सरसाइज दिए थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 या 10 तक दिया था, ठीक है। उसको हम लोग करेंगे, लेकिन पहले हम लोग आज एक उसको आप करते रहिए, ठीक है। इस वीक में ही उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। पहले हम लोग आज इसको थोड़ा पढ़ें, एक नया टॉपिक जो कि अपने वेक्टर का समझो कि ये आखिरी है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जैसे कि हमने वेक्टर का ऑपरेशन पढ़ा, पहला पढ़ा हमने क्या, एडिशन, फिर पढ़ा सब्ट्रैक्शन, फिर रिजोल्यूशन, और अब पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो कहोगे कि सर आपने रिजोल्यूशन के ऊपर डीपीपी क्यों नहीं दिया? तो सुनो, रिजोल्यूशन के ऊपर अकेला डीपीपी में मज़ा नहीं आएगा। रिजोल्यूशन और मल्टीप्लिकेशन को मिक्स करने के बाद बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आपको डीपीपी मिलेगा, और साथ ही साथ एचसी वर्मा तुम लोग करेंगे ही करेंगे, और इसके अलावे असाइनमेंट भी आपको अपलोड किया जाएगा आपके प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है बच्चों? तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात समझो कि मल्टीप्लिकेशन, तो तुम्हें थोड़ा याद होगा कि मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा पार्ट हम लोग जब चैप्टर शुरू किए थे उस समय ही हमने पढ़ लिया था। शुरू में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि एक वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया था स्केलर के साथ, है ना। वेक्टर को मल्टीप्लाई किसके साथ किया था? स्केलर के साथ। और स्केलर मान लो कोई भी संख्या जैसे कि लैम्डा, तो हमें क्या मिल गया था बच्चों? वेक्टर। तो ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में टोटल पहले इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है ना। एक हम लोग पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट ए में होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। अब ये हो गया पार्ट 1, और दूसरा हो गया बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ अनदर वेक्टर। चलो ध्यान देना, यहां पे दोस्तों क्या क्या आपके सामने दिया हुआ है। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ स्केलर। वेक्टर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? स्केलर के साथ। और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ अनदर वेक्टर। ये हमने पढ़ रखा है, ये हमने पढ़ रखा है। ये हमें अब हम लोग फिर से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि तुमने देखा ही था, लेक्चर नंबर 3 में था, शायद 3 या 2 में मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको बता रखा है। थोड़ा मैं रिवाइज करवा दूं आपको। मैंने क्या क्या बोला था बच्चों? वेक्टर ए को अगर हम लोग किसी स्केलर से, कोई भी वेक्टर मान लो, उसको अगर हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी नंबर से, तो तुम्हें सिंपल क्या मिल जाता है? एक वेक्टर। जैसे कि मान लो हमने मल्टीप्लाई किया था एक्सेलरेशन को मास से, तो हमें क्या मिल गया था? फोर्स। उसके बाद हमने अगर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया मास से, तो हमें क्या मिल गया? मोमेंटम। आ रही है बात समझ में? ये फिजिक्स में एप्लीकेशन है। तो अगर, और मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल मैंने आपको लिखवा रखा है कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना गुना हो जाएगा? तो मान लो इसका मैग्नीट्यूड अगर 2 है और मास 6 है, तो नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 × 6 हो जाएगा आपका 12। और रही बात नए वेक्टर की डायरेक्शन की, तो वो डायरेक्शन पुराने वाले वेक्टर के अलोंग ही होगी अगर आपका मास क्या होगा? पॉजिटिव। यानी कि अगर स्केलर यहाँ पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो नया वेक्टर मिलेगा वो पुराने वेक्टर के अलोंग होगा। और अगर मल्टीप्लाई करने वाला स्केलर आपका नेगेटिव हुआ तो ऑटोमेटिकली इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमने पहले ही पढ़ रखी है, तो ये हम लोग इसके बारे में आज कुछ पढ़ने नहीं जा रहे हैं। जो रियल है अपना, रियल कौन है? तो रियल है हमारा ये, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ अनदर वेक्टर। जो अपना रियल है वो ये है कि
कि एक वेक्टर को हम लोग आज क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किसके साथ, किसी और वेक्टर के साथ। ठीक है, चलो अब ये भी दो टाइप का है दोस्त, ये भी दो टाइप का है। पहली बात, यहां एक वेक्टर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसको किसके साथ, वेक्टर को वेक्टर के साथ। तो देखो ये दो टाइप का कौन कौन सा है। तो फर्स्ट है डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब गुणा करना। और दूसरा हो गया ऑटोमेटिकली दोस्तों, दूसरे का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। आपने इनके नाम सुने होंगे पहले, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो, तो इस तरीके से वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से आपको ये दो वेक्टर मिलेंगे, एक डॉट और एक क्रॉस। दो तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम लोग बारी बारी से इनको देखते हैं। तो ये तो हमने पहले पढ़ रखा है और हम आज इनको पढ़ेंगे जहां एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और फटाफट इसको लिखो, मैं भी रब कर देता हूं इसको। ठीक है बच्चों, चलो तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं बच्चों डॉट प्रोडक्ट। पहले हम लोग आज पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। लेकिन पहले आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बता दूं कि डॉट और क्रॉस बोलते क्यों हैं, और दूसरा कौन है अपना, क्रॉस प्रोडक्ट। अब ऐसे जो अलजेब्रा, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बच्चों, वहां तो मल्टीप्लिकेशन एक ही टाइप का होता है। लेकिन यहां देखो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे टाइप्स के प्रोडक्ट बनाए गए, क्योंकि आपको पता है ना कि साइंस में हर चीज इन्वेंशन के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि अपने से कुछ भी करना होता है। वेक्टर इसलिए बनाया ही गया था कि फिजिक्स में हमें दिक्कत ना हो। तो फिजिक्स में जहां पे हमें डॉट की जरूरत होगी और जहां पे हमें क्रॉस की जरूरत होगी, तो हमें उसको सीखना होगा। और निश्चित तौर पे दो टाइप के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी, तभी जाके साइंटिस्ट लोगों ने दो प्रोडक्ट के बारे में सोचा। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में क्या है और इसका नाम डॉट क्यों है। देखो पहली बात, मान लो एक वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी। अब इस प्रोडक्ट को दिखाने के लिए सिंबल ऐसा डॉट, ऐसे तुम लोग भी मैथमेटिक्स में डॉट से मल्टीप्लिकेशन दिखाते हो और यहां भी हम लोग दिखा रहे हैं। तो एक वेक्टर को हमने किसके साथ डॉट किया, दूसरे वेक्टर के साथ। तो दोस्तों साइंटिस्ट को यहां एक वेक्टर है ये और दूसरा ये वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर को ही मल्टीप्लाई किया बाय यूजिंग डॉट। तो जो रिजल्ट आया वो क्या आया, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो कितना अजीब है, स्केलर क्वांटिटी, यानी दो डॉट को, दो वेक्टर को अगर हम डॉट कर रहे हैं तो व्हाट यू विल गेट ए स्केलर क्वांटिटी। तो कहोगे इसकी क्या जरूरत पड़ गई होगी, तो इसकी जरूरत यह पड़ गई होगी कि फिजिक्स में जरूर कोई ऐसा फॉर्मूला होगा जहां पे दो वेक्टर से एक स्केलर मिलता होगा। तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, ऐसा कुछ सुना है तुमने? अगर अच्छे से सोचोगे तो तुमको दिमाग में ये बात आएगी। एक चीज तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक क्वांटिटी होती है फोर्स और एक क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ना डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है आपको। और नहीं तो हम लोग मोशन तो नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे ही, तो वहां देखना। चलो, तो अब इस फोर्स को, ठीक है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से गुना करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, आप याद करो 9th क्लास में टीचर आपको बताया होंगे वर्क मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, वर्क। और तुम जानते हो वर्क जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। तो देखो जरूरत पड़ गई हमें। अब फोर्स क्या है, वेक्टर। फोर्स क्या है, वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है बच्चों, वेक्टर। तो सीधी सी बात है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर एक स्केलर चाहिए तो साइंटिस्ट को ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन सोचना होगा, और उसी मल्टीप्लिकेशन का नाम है डॉट।
तो मतलब साइंटिस्ट लोगों ने सीधा एक नया मल्टीप्लिकेशन बनाया कि भैया एक डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें एक वेक्टर को वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करने से एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो फिजिक्स में ऐसे यूटिलाइजेशन के लिए, ऐसे इस्तेमाल के लिए इस वेक्टर के बारे में इस ऑपरेटर के बारे में साइंटिस्ट ने सोचा। ये एक प्रकार का ऑपरेटर है, ऑपरेट करके आपको वेक्टर को ऑपरेट करके क्या दे दिया, स्केलर। अब ऐसा नहीं है कि यही एक फॉर्मूला है, यही एक फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है, ऐसे ढेर सारे फॉर्मूले। उसमें से मैंने एक एग्जांपल दिया है। जैसे हम लोग पावर कैलकुलेट करेंगे तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है जो फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया होता है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। इसी तरीके से दोस्तों करंट जो होता है, करंट डेंसिटी डॉट एरिया होता है। समझ गए? तो हम लोगों को ऐसे बहुत सारे चीज़ पढ़ना है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल मोमेंट डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं फिजिक्स में यूज था। अच्छा, एक बात और, डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम होता है। एक तो डॉट प्रोडक्ट हो गया, चूंकि यहां पे प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट में क्या मिल रहा है, स्केलर। तो इसलिए हम यहां लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो known as scalar quantity, scalar product, scalar product। अब देखो, ये तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लगना लेकिन नहीं चाहिए। देखो, डॉट प्रोडक्ट तो एक इसका नॉमेनक्लेचर हो ही गया। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो नाम से थोड़ा आपको अजीब लगेगा, स्केलर प्रोडक्ट। कोई पूछेगा स्केलर प्रोडक्ट नाम, इसका नेम क्यों है, तो आपको लगे अच्छा स्केलर प्रोडक्ट नेम है, इसका मतलब लगता है स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, मल्टीप्लाई तो आपने वेक्टर को ही किया, रिजल्ट आपको स्केलर मिला, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर? चलो अभी इसको हम लोग डिटेल करेंगे, अभी बस इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। सेकेंड, इधर देखो, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस में इसका मतलब है कि क्या नाम होगा सो देख लो। ये जो डॉट देख रहे हो ना, यहां पे दो वेक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब यहां जो मल्टीप्लीकेशन का साइन जो हम लोग ऑप्ट कर रहे हैं, वो डॉट की जगह क्या ऑप्ट कर रहे हैं, क्रॉस। ओके, तो ये क्रॉस कहलाता है, दैट्स व्हाई इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। और यहां एक बहुत अच्छी बात है कि यहां जो एक क्वांटिटी मिलने वाली है, नई क्वांटिटी, वो है एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। अब देखो, यहां भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहां भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहां भी दोनों वेक्टर ही हैं, ये भी दोनों वेक्टर हैं, लेकिन यहां का रिजल्ट स्केलर, यहां का रिजल्ट वेक्टर। तो ये थोड़ा अजीब हो गया। अजीब क्या हो गया, मतलब एक डिफरेंट टाइप का हो गया। और ये अपने आप तो कोई टाइप होगा नहीं, फिर तुम्हें समझ में आ गया कि फिजिक्स में कोई ना कोई तो इसका एग्जाम्पल होगा जहां साइंटिस्ट को ये करना पड़ा। तो बच्चों, रोटेशन में हम लोग एक क्वांटिटी पढ़ेंगे, टॉर्क। क्या पढ़ेंगे, टॉर्क। वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि अगर पोजीशन वेक्टर को, जो कल हम लोग पढ़े थे बच्चों, पोजीशन वेक्टर, उसको अगर फोर्स के साथ क्रॉस करेंगे, दिस इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, जो कल हम लोगों ने देखा। और ये दूसरा कौन है, फोर्स। तो भाई ये भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों से पैदा क्या हुआ, टॉर्क। देखो ये सिंबल है टॉर्क का। अभी आप नहीं समझोगे ये होता क्या है, लेकिन बस आपको ये समझ लेना है कि ये वेक्टर है। ठीक है ना, ये क्या होता है हम लोग उस चैप्टर में समझेंगे। अभी आप समझो, ये फिजिक्स का मैंने एक एग्जाम्पल लिख के आपके सामने दिखाया कि अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको एक वेक्टर ही मिल रहा है जिसका क्या नाम है, टॉर्क। क्लियर? तो देखो, वेक्टर गुने वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, यहां वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर। तो एक बात बताओ, इसका एक दूसरा नाम रखना होगा तो क्या नाम रखेंगे? तो सीधी सी बात है, यहां प्रोडक्ट में स्केलर मिलने की वजह से इसका नाम रखा गया स्केलर प्रोडक्ट, और यहां रिजल्ट में वेक्टर मिलने की वजह से इसका नाम रखा जा सकता है, इट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट।
ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। आगे बात समझ में दोस्तों? चलो, तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं किससे? डॉट प्रोडक्ट से। ये दोनों का मैंने कंपेयर करने के लिए एक परिचय लिख दिया है, अब इन दोनों को डिटेल करेंगे। तो आज की तो क्लास आज की, और फिर नेक्स्ट डे की हाफ क्लास तो इसमें जाने वाली है। ये थोड़ा छोटा है, ठीक है ना? चलो राइट डाउन कर लो इसको फटाफट। तो बच्चों, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। देखो डॉट प्रोडक्ट क्या है, तो एक बात तो आपको पक्का पता चल गया है कि डॉट प्रोडक्ट जो है, इसमें दो वेक्टर को प्रोडक्ट करेंगे और रिजल्ट में क्या मिलने वाला है? स्केलर। तो मान लो अपने पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है? एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है? ऐसे दिया हुआ है, दो वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टर तो होंगे, एरो से दिखाएंगे, दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। अब मेरे को ए को और बी को क्या करना है? डॉट। तो रिजल्ट में तो अपने को एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। जब स्केलर क्वांटिटी मिलेगी तो स्केलर के पास क्या होता है? तो अपने को पता है स्केलर के पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इसका मतलब जो रिजल्ट है उसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड ओनली। तो जो फॉर्मूला होना चाहिए यहां पे, साइंटिस्ट ने जो फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूला में क्या डायरेक्शन का कोई जगह होगा? तो जवाब है नो। आपके पास क्या होना चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड का आंसर होना चाहिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या साइंटिस्ट लोगों ने दिया। इसका सॉल्यूशन साइंटिस्ट लोगों ने दिया कि अगर दो वेक्टर को डॉट करेंगे तो रिजल्ट ऐसे लिखेंगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। समझ में आ रही है बात? मॉड ऑफ ए का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कहने का मतलब है थीटा इज द एंगल। थीटा क्या है बच्चों? एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा जो है आपका एंगल है किसे किसके बीच का? ए और बी का। अब चाहो तो तुम मॉड हटा के, एरो हटा के ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा भी लिखोगे तो बात वही होगी ना। चाहे मॉड में डालो या मॉड हटा के लिखो, दोनों में फर्क नहीं है। पहले भी आपका वही होगा और अभी भी आपका इस तरीके से यही आएगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब सवाल क्या है कि ये जो फॉर्मूला आया ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझना होगा कि इस फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ। इस फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया? साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों सोचा? तो देखो, अभी मैंने बोला आपको कि जो जितना भी चीज आखिर फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं वो हम अपने नीड के हिसाब से देखते हैं, हमारी जरूरत के हिसाब से। तो साइंटिस्ट लोग ने ये डॉट प्रोडक्ट को लेके क्या इमेजिन किया कि जैसे मान लो अगर एक वेक्टर बी है और दूसरा वेक्टर ए है, ठीक है? तो जब इसके दोनों को मल्टीप्लाई करने की बात आई तो उन्होंने ये इमेजिन किया कि वेक्टर ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करना है तो ए को बी से तभी मल्टीप्लाई करेंगे जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो? सेम। दोनों के सेम डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक वेक्टर के अलोंग। तो मान लो ए इधर है, चाहे तुम ए को इसके अलोंग ले लो या बी को इसके अलोंग, तो ए तो सचमुच में इधर है लेकिन बी तो इधर नहीं है, बी तो आपका थीटा एंगल पे है। लेकिन अपने को पता है कि बी का हम लोग कंपोनेंट तो इसके अलोंग तोड़ सकते हैं, नहीं समझे? अगर बी जो है उसको दो कंपोनेंट बना लेंगे, उसका एक कंपोनेंट ए के अलोंग ये हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो ए के अलोंग होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा? तो वो ए के अलोंग होगा। तो मैंने तुमको बता रखा है कि कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में लोगे, अगर वो उससे थीटा एंगल बना रहा है तो कुछ नहीं करने का, सीधा उसको इनटू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने पहले देख रखा है। तो बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक बी कॉस थीटा, एक बी साइन थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट में साइंटिस्ट किसको मल्टीप्लाई करते हैं? अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो रिजल्ट, दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लेंगे वो सेम डायरेक्शन में लेंगे। चाहे आप ए को ही तोड़ लो बी के अलोंग तो आपका वो ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि एंगल तो थीटा ही रहेगा। तो इस तरीके से ये कॉस थीटा चाहे ए को दे दो चाहे बी को, अगर आपने बी को दिया तो ये ए इंटू
बी कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं दोस्त, ए बी कॉस थीटा को हम चाहें तो लिख सकते हैं ना ए। अब बी कॉस थीटा और बी कॉस थीटा क्या हो गया, सीधी सी बात है, बी कॉस थीटा जो हो गया तो ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए। तो जब भी दो वेक्टर को डॉट करना होता है तो साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में यही आया, उन्होंने यही समझा, उन्होंने यही बनाया कि अगर मान लो ए को बी के साथ डॉट करना है तो आइदर बी को ए के लॉन्ग उसका कंपोनेंट ले लो तो बी कॉस थीटा इंटू ए कर लो, या ए को बी के लॉन्ग ले लो तो बी इंटू ए कॉस थीटा कर लो, रिजल्ट तो सेम ही आना है। क्लियर है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से ही तुम देखते होगे कि मान लो इधर हुआ डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स ऐसे लगा, तो जब वर्क निकालना होगा हम लोग को, जब कार्य निकालना होगा तो फोर्स का वह कंपोनेंट कार्य करेगा जो डिस्प्लेसमेंट के एलोंग होगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिकली अगर फील करना चाहते हो, अगर प्रैक्टिकली फील करना चाहते हो कि ये क्या हुआ, कैसे ये कॉस थीटा आ गया, तो वो उसके लिए मैंने ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि जब भी डॉट करेंगे दो वेक्टर को तो एक वेक्टर का फुल मैग्नीट्यूड लेंगे और दूसरे वेक्टर का उसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे जो उसके डायरेक्शन में आएगा। आई बात समझ में? बस इसके बारे में इतना आपको जानना है, और नहीं तो आप फॉर्मूला याद रखो। ये तो मैंने बस आपके समझने के लिए बोला है, जो अल्टीमेट है वो क्या है, ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला को अप्लाई करना कितना आसान है। जैसे मान लो, अब एक क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। मान लो ये एक डब्बा है, बॉक्स है, क्लियर? अब ये एक बॉक्स है, इस पे फोर्स लग रहा है F 20 न्यूटन का। बार बार हम लोग 20 न्यूटन ही लेते हैं। तो डब्बा को ऐसे खींचोगे तो डब्बा तो दोस्त आगे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये डब्बा यहां से मूव करता करता करता, डब्बा बोलना सही नहीं रहेगा, ब्लॉक, हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लॉक या प्लैंक या स्लैब, इसको ब्लॉक बोल लेंगे। ज़्यादातर कॉमनली ब्लॉक बोल सकते हैं, प्लैंक बोल सकते हैं, स्लैब बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मान लो इस पे लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स और ये एंगल है 60 डिग्री, और तुम ऐसे अगर फोर्स लगाओगे लेकिन ये चलेगा तो आगे, क्योंकि कोई भी सामान को ऐसे पुल करोगे तो वो चलेगा तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो ये हॉरिजॉन्टल मतलब समझते हो ना, इस सरफेस पे चलेगा। तो ये यहां से चलते हुए ये यहां तक पहुंच गया, मान लो यहां तक पहुंच गया, और इस दौरान इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स मान लो, इसके लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स, और वो मान लेते हैं 10 मीटर। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपका हो गया इस तरीके से, और ये हो गया फोर्स। फोर्स लगातार लगता रहा, फोर्स कितना लगता रहा, 20 न्यूटन। अब तुमसे कोई पूछेगा कि ए से बी तक जाने में, है ना, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। अब देखो ये वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको यहां भी सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो क्या मुश्किल क्वेश्चन है? बहुत आसान है, ये कहीं से भी मुश्किल नहीं है दोस्तों। आप कैसे लिखोगे? तो सीधा लिख दोगे W इक्वल्स टू, यानी वर्क डन, है ना, इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यानी वर्क अगर निकालना है तो इन दोनों को डॉट करना पड़ेगा। किनको डॉट करना पड़ेगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा है कि दो को अगर डॉट करने का रिजल्ट कैसे लिखते हैं, तो F के जगह F का मैग्नीट्यूड इंटू डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब ये इसके चक्कर में मत पड़ जाना, ये कंपोनेंट वो तो आपको समझाने के लिए, आप सीधा यहाँ पे ध्यान रखो। अर्जुन की तरह जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उस पर ध्यान रखो। तो डॉट प्रोडक्ट में इस पे ध्यान रखना है, सिर्फ इस पे कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी है और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है, काम खत्म। तो डिस्प्लेसमेंट देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, फोर्स आपका ऐसे लग रहा है तो दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। अरे इसी को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो एंगल तो बन गया 60 डिग्री। तो सीधा देखो फोर्स कितना लग रहा है आपका 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई 10,
और cos 60 कितना होता है 1/2, तो देखो कितना हो गया 200/1/2, तो ये हो गया आपका 100 जूल। तो इस तरीके से दोस्तों जो आपका वर्क है वो कैलकुलेट होके आ गया 100 जूल। क्या कुछ मुश्किल लगा? मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन और रिजोल्यूशन से बहुत इजी है, ये कुछ नहीं करना पड़ा अपने को। तो वर्क निकालने के लिए बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला में क्या किसको किसको डॉट करना है और डॉट कैसे करते हैं। क्लियर है? तो ये अच्छा, डायरेक्शन की कोई बात नहीं है क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके डायरेक्शन को निकालने को लेके कुछ सोचना अपने को है ही नहीं। ठीक है, चलो फटाफट नोट डाउन करो इसको। चलो दोस्तों, अब हम लोग यहां पे देखेंगे प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, है ना। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी एंड उसका यूज। देखो करीब करीब मैं यहाँ पे आपको 7 to 8 या आई थिंक 9 पॉइंट्स लिखवाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो आप देखना एक एक पॉइंट को कि मैं कैसे लिखवा रहा हूँ, क्या क्या लिखवा रहा हूँ। पहले चीज, पहला प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज, है ना, ये फॉलो करता है, फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। दोस्तों डॉट प्रोडक्ट जो है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। व्हाट इज कॉम्यूटेटिव लॉ? तो ये हमने उस समय भी पढ़ा था। किस समय? जब हम लोग एडिशन पढ़ रहे थे तो उस समय भी कॉम्यूटेटिव की चर्चा हुई थी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि a + b = b + a। पहले आप किसको लिख रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी को भी पहले लिख सकते हो। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे दोस्तों कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। a.b करो या फिर आप b.a करो, समझ गए? a.b करो या b.a करो, इन बोथ केस आपका जो आंसर होगा वो सेम होगा। चलो तो ये बहुत सिंपल था दोस्तों। कॉम्यूटेटिव लॉ तो कुछ था नहीं इसमें, आपने आराम से कर लिया यहाँ पे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि और ये कौन से लॉ को फॉलो करेगा। तो नंबर 2 में आपका आएगा कि डॉट प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब तुम सोचोगे ये क्या है? आप याद करो एडिशन में हम लोग एसोसिएटिव देखे थे। क्या देखे थे? एसोसिएटिव। और यहां पे आपका जो है ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डॉट प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? जैसे देखो, मान लो कि अगर आपको ऐसे लिखा हुआ हो a.b + c, ऐसे दिया हुआ हो, है ना, a. अब ब्रैकेट में क्या है? b + c। तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि इसका रिजल्ट आप कैसे निकालोगे? एक ऑप्शन ये है कि आप b और c को पहले ट्रायंगल लॉ से ऐड करो तो उसका रिजल्टेंट आएगा, और रिजल्टेंट को a के साथ क्या कर दो? डॉट। रिजल्टेंट को a के साथ क्या कर दोगे? डॉट। तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा क्योंकि b + c एक वेक्टर ही होगा और उस वेक्टर को a के साथ डॉट कर लेना है। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों कि a को इस ब्रैकेट के अंदर भेज दो, उसको एक बारी b के साथ डॉट करवा लो और एक बारी c के साथ डॉट करवा लो, तो भी आपको रिजल्ट सेम आएगा। तो ये जो a अंदर जाके अलग अलग हुआ, इसी को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो तुम बोलोगे कि सर इसमें इजी कौन होगा, है ना, इसमें आसान आपके लिए कौन सा होने वाला है? तो बच्चों एक बात समझो, जब आपने लिखा a.b + c, है ना, और इधर हमने क्या किया? a.b + a.c। तो यहां पे आपको जो ऐड करना पड़ रहा है वो वेक्टर्स को ऐड करना पड़ रहा है।
वेक्टर्स एडिशन, ठीक है। और वेक्टर का एडिशन हमेशा थोड़ा कठिन ही होता है, तुम जानते ही हो, इनको ऐड करके इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना और फिर उस रिजल्टेंट को ए के साथ डॉट करना मुश्किल होगा। लेकिन यहां देखो, ये जो एडिशन है ये आपको वेक्टर का एडिशन नहीं है, क्योंकि पहले ही आप ए और बी को जब डॉट करोगे तो व्हाट यू विल गेट स्केलर, और ए और डॉट को सी करोगे तो व्हाट यू विल गेट स्केलर। तो आपको किसको किसको ऐड करना है, स्केलर और स्केलर को ऐड करना है। तो ये ज्यादा आसान होगा क्योंकि यहां पे सिंपल एडिशन है, और स्केलर करना 2 बार डॉट करना पड़ा तो क्या पड़ा, डॉट करना कोई मुश्किल काम थोड़ी होता है। तो दोस्तों, हालांकि दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन जब ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इजी होगा। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा कि अगर a डॉट बी प्लस सी हो तो a को आराम से अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। चलो अब तीसरा लिखते हैं, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ ए वेक्टर is multiplied with same vector। अब देखो एक काम करते हैं, मान लो एक वेक्टर a है और इसको आपने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब a डॉट a, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो वेरी सिंपल, a डॉट a आ जाएगा मॉड ऑफ a 2 बार लिख देंगे, और वेक्टर a खुद ही वेक्टर a के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, मान लो a 2 बार वेक्टर बना दोगे तो दोनों वेक्टर आपस में तो 0 डिग्री के एंगल पे ही होंगे, तो ऑटोमेटिकली a मैग्नीट्यूड और cos 0 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर। तो याद रखेंगे कि 2 वेक्टर का डॉट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, अगर वो अपने आप से ही डॉट कर दे तो b डॉट b स्क्वायर, c डॉट c स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, तो ये इतना सिंपल हम लोग कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। देखो जैसा कि तुम यहां समझ रहे हो कि 2 वेक्टर का जो डॉट है a डॉट b, ये क्या है आपका ए बी कॉस थीटा, ठीक। अब यहां एक चीज मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देना। अब ये जो ए बी कॉस थीटा आया, इसमें a वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज प्लस होता है, वेक्टर b का भी मैग्नीट्यूड है इसका, तो मॉड में है तो ये तो ऑलवेज प्लस होगा। लेकिन ये कॉस थीटा जो है ये आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपका प्लस भी याद दे सकता है, 0 भी दे सकता है और माइनस भी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि a डॉट बी का रिजल्ट जो आएगा वो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस और 0। अब जरा देखें किन हालात में प्लस देगा, कब 0 देगा और कब माइनस देगा। तो तुम जानते हो कॉस थीटा का नेचर, पहला क्वाड्रेंट में अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है, 2 वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 90 के बीच में है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर एंगल आपका 0 से 90 के बीच में है दोस्तों, तो सीधी सी बात ये हो गई कि थीटा अगर 0 से 90 के, ऐसे लिख देते हैं इसको, अगर थीटा का रेंज 0 के इक्वल और लेस देन 90 हो, है ना, तो आपका a डॉट बी क्या देगा, पॉजिटिव, ठीक। अगर थीटा 90 के बराबर हो तो a डॉट बी क्या मिलेगा आपको, 0। तो याद रखना बच्चों, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको 0 मिलेगा अगर वो दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। वो आपस में अगर परपेंडिकुलर होंगे मतलब उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। और उनका डॉट प्रोडक्ट प्लस आएगा, समथिंग प्लस, अगर थीटा की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन 90 से छोटा। और अगर एंगल, जैसा कि वेक्टर के बीच जानते ही हो,
वेक्टर के बीच जो एंगल है आपका, जैसे मान लो ये ए बी है तो 0 डिग्री, तो यहां से लेके यहां तक 90 से थोड़ा छोटा, तो ये रहेगा हमेशा इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा प्लस, 90 पे इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0, cos 90 0। और जैसे ही 90 से ज़्यादा जाओगे, है ना, एंगल 90 से बड़ा हो गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल चला गया, तो cos सेकेंड क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव। तो दोस्तों अगर थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर और 180 से लेस या उसके इक्वल होगी तो जो आपका A डॉट बी आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव। आ रही है बात समझ में? चलो, तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 4। तो आप जल्दी से इसको एक बार लिख लो, सबको ध्यान से, क्लियर है? तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे, देखो मैंने कुछ पॉइंट्स पहले ही लिख दिया यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर याद है तुम्हें? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर होता था आपका आई जे और के, आई जे और के, और इन सब का एक अपोजिट भी होता था, आई का अपोजिट माइनस आई, जे का अपोजिट माइनस जे, के का अपोजिट माइनस के। आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग, माइनस आई नेगेटिव एक्स, जे पॉजिटिव वाई, माइनस जे नेगेटिव वाई, के पॉजिटिव जेड और माइनस के नेगेटिव जेड। ओके, चलो अब इन सबको हम लोग आपस में देखते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट कितना इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो सबसे पहले हमने किसको किया, आई को आई के साथ डॉट किया। तो अगर आई को आई के साथ डॉट करोगे तो मॉड ऑफ आई कॉस 0, भाई आई का मॉड 1, क्योंकि आई क्या है यूनिट वेक्टर, आई का मॉड क्या 1 और cos 0 भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा ना, तो आई डॉट आई 1 हो जाया करेगा। ठीक इसी तरीके से जे डॉट जे भी 1 हो जाया करेगा, के डॉट के भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और आई डॉट माइनस आई, अगर आई को हम लोग किसके साथ डॉट करेंगे माइनस आई के साथ, तो ऑटोमेटिकली देखो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ माइनस आई इंटू कॉस 180, तो मॉड ऑफ आई कितना हुआ 1, अब मॉड ऑफ माइनस आई, तो मॉड डालने से ये माइनस गायब हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे 1, और cos 180 के जगह क्या लिख सकते हैं -1, तो 1 इंटू 1 इंटू -1, तो ओवरऑल क्या निकल के आ गया ये -1। तो अपने को याद रखना है कि आई डॉट माइनस आई क्या होता है -1, ठीक समझ गए। इसी तरीके से जे डॉट माइनस जे कितना होगा -1, के डॉट माइनस के कितना होगा -1। अब आ जाओ कि अगर आई डॉट जे करना हो, तो आई डॉट जे अगर करेंगे तो ये 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होगा 90, आई होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई होगा, जे होगा वाई के लॉन्ग, दोनों के बीच का एंगल 90, तो डॉट करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक इसी तरीके से जे डॉट के, है ना भाई, तो जे हो गया आपका y के लॉन्ग, के हो गया आपका z के लॉन्ग, एंगल 90, जे डॉट के भी 0। अगर हम कहेंगे कि i डॉट के क्या होगा 0, सीधी सी बात है, जे डॉट माइनस के क्या होगा, आप कुछ भी लिखते चले जाओ सीधा 0, क्योंकि जे माइनस जे के, जैसे जे के आई जे है ना, आई के, तो सीधी सी बात है, एक x दूसरा z, एक y दूसरा x, तो सबके बीच एंगल 90 है, तो ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट 0 आना है, आपको सोचना ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर को हम लोग आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इसका फायदा हमें कहाँ मिलेगा, इसका फायदा हमें पॉइंट नंबर 6 में मिलेगा। कैसे पॉइंट नंबर 6 में मिलेगा? जैसे देखो, इफ टू वेक्टर्स a एंड b, कोई भी मान लो दो वेक्टर है a एंड b, आर गिवन in terms of rectangular component, then their dot product will be। अब देखो मान लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वेक्टर ए दिया हुआ है AXI प्लस AYJ प्लस AZK, मान लो, क्योंकि तुमको पता है ना कि कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है,
तो मान लो कोई वेक्टर है, उसके तीनों कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ मैंने लिखा ना भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब ये चीज़ें तो आपके लिए नई नहीं है, आप तो जानते हो क्या क्या होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्यूशन सीखने के बाद। तो a इक्वल्स टू हो गया AXI AYJ और AZK। ठीक इसी तरीके से बच्चों b इक्वल्स टू हो जाएगा, मान लो BXI BYJ एंड BZK। ओके, अब अगर आपको कोई बोलता है, देखो ध्यान से सुनना, अब कोई बोलता है भैया ऐसा है कि हमको a डॉट बी बताओ कितना होगा, कैसे निकालोगे? तो a डॉट बी कितना होगा, तो सीधी बात है ये पूरे को मल्टीप्लाई करना होगा इससे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? एक बारी इसको उठाओ, फिर इन तीनों के साथ डॉट करोगे, जैसे लिखोगे ना ऐसे बच्चे, AXI प्लस AYJ प्लस AZK, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ना बचपन में, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और दूसरा हो गया BXI BYJ और BZK। तो मान लो इसको उठा के इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे, तो I से मल्टीप्लाई करोगे इन सबको, तो दोस्त I डॉट आई 1 हो जाएगा। तो इसके जगह लिख देंगे सीधा AX और यहाँ क्या बचेगा BX, क्योंकि इनका I डॉट आई तो 1 हो गया। अब फिर I से J को मल्टीप्लाई करोगे 0, I से K को मल्टीप्लाई करोगे 0, मतलब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब उठाओ इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, तो AYJ डॉट आई, तो देखो J डॉट आई क्या हो जाएगा 0, काम खत्म। AYJ BYJ, तो देखो JJ क्या हो जाएगा 1, तो बच क्या गया यहाँ पे AYBY। अब फिर J से K को करोगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि तुम देख सकते हो। ठीक इसी तरीके से बच्चों अब हम लोग किसको उठाएंगे, इसको AZK को, तो K से I, K डॉट आई 0, K डॉट J 0, K डॉट K 1, तो ये हो गया आपका AZBZ। तो इस तरीके से दोस्तों A डॉट B जो है आपका ये कैलकुलेट होके आ गया। तो देखो एक काम करो, ये फॉर्मूला ही याद रख लो कि अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दिया हुआ है दो वेक्टर, तो सीधी सी बात है दोनों के x कंपोनेंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, दोनों के y कंपोनेंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, दोनों के z कंपोनेंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, चलो इस पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं फटाफट, तो अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा। जल्दी से राइट डाउन करो, इसको जल्दी से राइट डाउन करो, मैं इसको रब कर रहा हूँ और फिर हम लोग आगे देखते हैं। कर लिया राइट डाउन आपने? चलो देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है बच्चों, मान लो क्वेश्चन a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस 6k, ठीक है, और b इक्वल्स टू 4i प्लस 6j माइनस 3k। अब तुमसे कोई कह दे a डॉट b करने को, एकदम फास्ट करना है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो कितना स्पीड से करेंगे। आप रिजल्ट ही देख लो ना, यहाँ रिजल्ट में क्या है ax bx, तो देखो ये ax का काम करेगा, ये bx का, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, प्लस फिर देखो ay by 3 इंटू 6 कितना हो गया 18, फिर देखो az bz, तो az कितना है -6 और bz कितना -3, तो -6 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी हो गया 18। आ रही है बात समझ में, कितना आराम से आ गया। आंसर क्या लिख दोगे, 18 18 प्लस 8 36, 18 18 36 प्लस 8 44। क्लियर है दोस्तों? तो देखो इतना आराम से हमने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो a इक्वल्स टू है 2i प्लस 3j प्लस 6k और b इक्वल्स टू है बच्चों 4j प्लस 3k। अब कहोगे सर यहाँ तो i है ही नहीं, तो i नहीं है तो i की जगह आप 0i मान लो, तो सीधी सी बात है a डॉट b करेगा। ठीक है, तो a डॉट b करेगा, तो देखो यहाँ पे कुछ i नहीं दिया है, तो मतलब 0i है, तो 2 इंटू 0, तो 0 हो गया पहला। अब j को j के साथ 3 इंटू 4 12, क्योंकि अपने आप के साथ ही करना है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो सीधा लिख सकते हो प्लस
0i, ऐसे लिखना मत, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो प्लस 0i, तो 2 इंटू 0 कुछ नहीं है, मतलब 0i है, वहाँ कुछ नहीं है। तो i को तो किसी के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई, उसका काम खत्म। 3 इंटू 4 12, 6 इंटू 3 18। देखो AZ BZ 18, और दिस इज 3 इंटू 4 12। कितना आंसर आ गया बच्चों? 30। कितना इजी है। नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, i को उठाओ, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो i से तो ये दोनों ही 0 हो गए। फिर j को उठाओ, तो 4 इंटू 3 12 हो गया, j को इसके साथ करोगे तो 0 खत्म, 6 को करोगे तो इससे 0 हो जाएगा, इसमें तो सेम आएगा। तो इस तरीके से देखो, डॉट प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कितना पॉइंट कर लिया? 6। अब इसमें 3 पॉइंट्स और बचे हैं जो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, और अगले दिन इसके ऊपर प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, और मीनवाइल आप HC वर्मा को सॉल्व करते रहिए, और इस वीक में तो अपना वेक्टर समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग उसके सारे DPP को करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग मोशन शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो राइट डाउन कर लो।